हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। आज हम इससे आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रोडक्शन कैसे होती है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जब किसी भी एक बॉडी के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाती है तो कम वर्क फंक्शन वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिल गए वहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे दो बॉडीज के कॉम्बिनेशन में बनता है। ग्लास रॉड और सिल्क का क्लॉथ होता है, जो अगर इन दोनों को आपस में रब करें तो हमेशा याद रखिएगा ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही जो वूलन क्लॉथ है, अगर वूलन क्लॉथ के साथ कोई भी प्लास्टिक शीट, एम्बर और रबर, इनमें से कोई भी जो शीट है, अगर वो वूल के क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो वूल के क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर सिल्क क्लॉथ, ठीक है, तो सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वूलन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बड़ा सिंपल सा कारण है जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इधर वाली बॉडी से इधर वाली बॉडी पर हो गया। अभी जो चार्जेस थे उनकी प्रॉपर्टीज में हमने एक बात पढ़ी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अभी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्लियर हो गया हमारे। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। मतलब कि दोनों में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो लगता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो फोर्स की वैल्यू है कितनी, फोर्स कितना लगता है, इस बारे में जो स्टडी हुई वो सबसे पहले कूलम ने की। तो उसने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं हम कूलम लॉ। कूलम ये बात जानता था कि वो जिस फोर्स को कैलकुलेट करने वाला है दैट इज अ फंडामेंटल फोर्स, वो एक फंडामेंटल फोर्स है। तो उसने अपने दिमाग चलाया कि फंडामेंटल फोर्सेस, उस टाइम में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से डिस्कस किए जा चुके थे। तो सबसे पहले उसके दिमाग में आया न्यूटन, कि न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ था, जो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जो थ्योरी थी वो पहले डिस्कस की जा चुकी थी, एंड दैट वाज अ फंडामेंटल फोर्स। तो न्यूटन को कॉपी करना शुरू कर दिया कूलम ने, और कूलम ने अपनी एक थ्योरी दी कि फंडामेंटल फोर्स जैसा वो है वैसा ही ये है। तो आज हम जो डिस्कशन आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कूलम्स लॉ एक्चुअली में फोर्स लगता कितना है दो चार्जेस के बीच में, हमें अभी तक ये पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हमें ये पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू का कैलकुलेशन जो करना है वो कूलम ने करके दिया हमें। तो कूलम का कैलकुलेशन जो है उसके लिए उसने न्यूटन को फॉलो किया, तो हम भी न्यूटन को फॉलो कर लेते हैं भैया। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर न्यूटन लिख देता हूं, और जैसा जैसा न्यूटन ने किया इधर कूलम की कॉपी लगाइए। ध्यान से देखिएगा, कूलम ने क्या कहा, कूलम बोला इट स्टेट्स दैट, कूलम बोला कि अगर दो चार्जेस, एक चार्ज मेरे पास ये है, दीज आर द पॉइंट चार्जेस, ये चार्ज पॉइंट चार्ज है Q1, ये चार्ज है मेरे पास पॉइंट चार्ज Q2, ओके, और दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे को आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, मैं ये मान लेता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को ये कुछ भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, रिपेल भी करवा सकते हैं। ये मैं मान के चलता हूं कि बोथ आर अनलाइक एंड बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कूलम का फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। ओके, मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहां पर रखे हुए हैं। हमने पॉइंट का नेम लिखना लिख सकते हैं, नहीं लिखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर न्यूटन है, न्यूटन के पास चार्ज की बजाय मास थी, न्यूटन के पास मास थे, ये उसने मास m1 रखा था, ये मास उसने m2 रखा था,
और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है उसकी r थी। ओके, उसका प्योरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। सो हियर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कूलम फोर्स एंड न्यूटन फोर्स, दैट इट इज अट्रैक्टिव ओनली एंड दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, अभी न्यूटन ने हमें बोला, न्यूटन बोलता है कि जो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको एफ जी लिख लेता हूं मैं, जो एफ जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, m1 और m2 का प्रोडक्ट कर दो भैया। ओके, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि मासेस अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स बड़ा लगेगा, और अगर बॉडीज के बीच में दो बॉडीज के बीच में मास कम है तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर बहुत कम है तो फोर्स बिल्कुल भी बहुत नेग्लिजिबल। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फोर्स बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, बहुत बहुत ज्यादा वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्सेस में से एक है। ओके, तो इसके बाद उसने ये बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर उसने कंबाइन किया दोनों को, कंबाइन करने के बाद उसने प्रोपोर्शनैलिटी जो बनाई वो बनाई m1 m2/r², और फिर उसने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया। यहां पर उसने कांस्टेंट को यूज किया जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, Gm1 m2/r²। दिस वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये आता था कूलम, तो कूलम ने इसको अपने कंसेप्ट में यूज किया। वो बोला इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, एक चेंज तो यहीं पर हो गया, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दिस इज द सेकंड थिंग, पॉइंट चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखिएगा, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज, तो क्या बोलता है कि भैया फर्स्ट F directly proportional to product of charges। लेकिन यहां पर एक बात जो इंपॉर्टेंट बोल गया वो कहता है भी जैसे मास की डायरेक्शन तो होती नहीं, ना ही मास का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। वो कहता है नहीं भैया पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर फोर्स की वैल्यू पता करनी है अपन ने तो हम चार्ज के मैग्नीट्यूड से घड़ी चला लेंगे, Q1 Q2 प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस, मासेस का प्रोडक्ट है, यहां पर चार्जेस का प्रोडक्ट है। सेकंड थिंग वो बोला कि अब फेस यानी कि जो फोर्स ये लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यहां पर कॉपी लगी है बिकॉज़ जितने भी फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फोर्स हैं, कूलम फोर्स फंडामेंटल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों फंडामेंटल है, तो ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। आपको ये बात बताना चाहता हूं यहां पे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस दोनों के बीच है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो फोर्स होता है। ओके, तो यहां पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं, अगर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दिस इज 1 and दिस इज 2, देन वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r²। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो जैसे पहले हमें पता ही है एक कांस्टेंट लगता है, यहां पर जो कांस्टेंट है उसको मैं स्मॉल के लिखता हूं, स्मॉल के कांस्टेंट लगा के यहां पर q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ये q1 q2 के साइड में मैंने जो मॉड्यूलस लगा रखा है ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है इसकी बात न्यूमेरिकल में पता लगती है, बिकॉज़ जब भी हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वी विल यूज द मैग्नीट्यूड ओनली। हम यहां पर केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ओके, तो देखिए ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है जिसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये फोर्स है, कूलम का फोर्स है। अभी ये फोर्स भैया लग कहां रहा है मुझे नहीं पता, तो मैंने डिसाइड किया कि मान लो कि ये दोनों चार्जेस जो हैं, ये जो सिस्टम है चार्जेस का, इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, हवा में पड़ा है यहां या फ्री स्पेस में पड़ा है। अगर ये ऐसी बात है तो k की वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी
तो इस k की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना होगा। ओके, लिखेंगे हियर k इज अ कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन nature of medium, its value depends upon nature of medium, जो मीडियम है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, मीडियम कैसा है। ओके, तो मेरे पास दो केसेस हैं, अभी कंपैरिजन से मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल काइंडली जैसे न्यूटन का रिजल्ट था, बिल्कुल सेम काइंड का रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे है। ओके, चलते हैं आगे। अभी न्यूटन को मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। ओके, चलिए, तो अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में पड़े हैं और वैक्यूम में पड़े हैं, तो एरो लगा के लिखूंगा मैं, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, अगर फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो k की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू को फिक्स किया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ी अजीब चीज आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये खास टर्म है। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो भी कैलकुलेट करेंगे, कोई बात नहीं। हियर जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो नई चीज मेरे पास पेश हो गई थी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू फिक्स है बेटा फ्री स्पेस के लिए, तो इसकी वैल्यू है मेरे पास 8.85 into 10⁻⁻12। अभी मेरे को यूनिट भूल गई, तो यूनिट कहां से लाऊंगा, यूनिट मैं यहां से लेके आऊंगा। देखो रट्टे नहीं मारना। ओके, ये देखो अभी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भूल रही है, देखो मैंने खाली छोड़ दी, चलो कोई बात, बाद में लिख रहे, अभी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फोर्स की जो वैल्यू फ्रॉम 3 मेरे पास आई वो कितनी है बेटा, F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज FBAC वैक्यूम के लिए, Q1 Q2 ये ब्रैकेट ना लगा रही हो, डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये मॉडुलस है, ये वैक्यूम में फोर्स लग रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है बड़ा तगड़ा। पहली बात तो ये भी एप्सिलॉन नॉट कौन है, अभी तक मैंने बताया नहीं। दूसरी बात है कि इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट तो यहां से मैं डिराइव कर सकता हूं। अगर मैंने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ढूंढनी है तो मैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी बोलूंगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ। कूलम इसकी यूनिट है, कूलम है तो इसकी बन गई कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, और जो फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा तो उसका न्यूटन यहां पर आ जाएगा। तो मेरी यूनिट यहां पर बन गई जो वो कितनी मैं यूज करूंगा, देखो ध्यान से, वो बन गई भैया कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल मेरे पास ये है कि एप्सिलॉन नॉट कौन है। उसके लिए मैं साइड में एक स्पेस बनाऊंगा, पूरी स्पेस में ऐसी डेफिनेशंस जो एक्स्ट्रा डेफिनेशंस आ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहली बात तो हमारी जो होगी वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की होगी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कौन सी है, यहां पर मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आप भी लिख लीजिए, ये पेज के ऊपर जगह जो होती है ना खाली, वो ऐसे कामों के लिए होती है, एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिखने के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, पहली बात तो है कि ये किसी ना किसी मीडियम की या किसी ना किसी मीडियम की होगी। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस भी तो कोई मीडियम है ना। ओके, वो भी कोई मीडियम। अब आप बोलोगे फ्री स्पेस मीडियम कैसे है, तो फ्री स्पेस मीडियम ऐसे है जैसे आपने ईथर मीडियम का नाम सुना होगा। ईथर मीडियम एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। अगर आप इस यूनिवर्स के बाहर से, जैसे मान लो फिश पानी के अंदर है, तो फिश के लिए तो वही सारा कुछ है, फिश पानी में है मेरे पास, तो फिश के लिए वो ही सारा कुछ है, उसके लिए वही दुनिया है। वैसे ही जहां हम रहते हैं बेटा, ये सारे का सारा जो यूनिवर्स है हमारे लिए यही सब कुछ है। लेकिन अगर मैं इस यूनिवर्स से बाहर जाऊं तो मैं वहां पर जाकर फील करूंगा
कि मैं एक हाइपोथेटिकल मीडियम में रह रहा हूं जिसका नाम ईथर मीडियम रखा गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो मैं बोल रहा हूं कि फ्री स्पेस भी मीडियम है। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है? ये वो पैरामीटर है जो किसी भी मीडियम की उस एबिलिटी को शो करता है कि वो मीडियम उसके अंदर जो 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं उन पॉइंट चार्जेस को अट्रैक्शन या रिपल्शन होने देता भी है या नहीं होने देता। अगर वो अट्रैक्शन या रिपल्शन होने दे रहा है तो कितना होने दे रहा है। ओके, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? द पैरामीटर which determines the ability of a medium to allow electrostatic force between given charges, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, between given charges placed in that medium is called as absolute permittivity. Absolute permittivity of that particular medium. लो भाई, ओके, फ्री स्पेस के लिए इसको एप्सिलॉन नॉट ही लिखा जाएगा, और अगर ये कोई मीडियम आ गया तो इसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे। दिस इज अ फिक्स वैल्यू, और ये वैल्यू अदरवाइज मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। ठीक है, कोई भी और मीडियम लगा लो, कुछ भी हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ये सैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं, कोई ऑयल हो सकता है, उस मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू वेरी करती है। सिर्फ फ्री स्पेस और वैक्यूम में ये वैल्यू फिक्स रहती है, वो रहती है 3। ओके, तो यहां पर ये मेरे को वैक्यूम में फोर्स मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डेफिनेशन आपको मिल गई। अभी मैं यही फोर्स जो कूलम का है उसको मीडियम में लिखूंगा। अगर ये फोर्स ये हो गया, ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी परमिट से बना है, परमिट से, परमिशन, ठीक है ना, परमिटिविटी परमिशन से बना है। परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, मीडियम अलाउ करता है कि नहीं करता। ओके, आ जाओ। इन अ गिवन मीडियम, अगर कोई मीडियम दिया हो तो, अगर कोई मीडियम दिया हो तो जो k की वैल्यू है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन बोलेंगे। नॉट हटा दिया, नॉट जो है दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फ्री स्पेस। ओके, फिक्स है। जबकि नॉट नहीं लगेगा तो कोई भी मीडियम हो सकता है। सो एप्सिलॉन जो है मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। Therefore, from इक्वेशन मैं 3 नंबर इक्वेशन यूज करूंगा, तो मेरे पास f मीडियम कितना आ गया बेटा? ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 का मैग्नीट्यूड, q2 का मैग्नीट्यूड एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, दिस इज f मीडियम। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 नंबर इक्वेशन, 4 होगी, 5 होगी। सो ये सारे का सारा कूलम लॉ है बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया। यहाँ पर एक बात मेरी रह रही है, वो क्या रह रही है कि देखो क्लियर है कि चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी नहीं बदल रही है। ओके, चार्जेस की वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी उतने का उतना ही, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, और वो चेंज हो रही है परमिटिविटी। इट मींस फोर्स अगर दो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पड़े चार्जेस जो है, अगर उनमें फोर्स की वैल्यू, कूलम के फोर्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मीडियम के चेंज करने पर ही चेंज होगी। अदरवाइज वो वैल्यू फिक्स है, जितनी लगेगा एक मीडियम के अंदर उतना ही लग रहा है उसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगली बात, इसकी वैल्यू कितनी है? ये रह गई ना अपनी, तो एक नोट लिख लो साइड में, बिकॉज यहाँ बीच में तो नोट तो क्या लिखना है,
यहां पर लिख देता हूं, चलो नो लिख, k की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/4πε0, और अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास आएगा 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फिक्स वैल्यू है आपकी 9 into 10⁻9 which is easy one, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए ध्यान रखिएगा, तभी मैंने नोट लिखा है। अगर आप ये वैल्यू इस मीडियम के लिए पता करना चाहते हो तो आपको एप्सिलॉन लाना पड़ेगा, और एक भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको एप्सिलॉन दिया जाएगा। अगर एप्सिलॉन नहीं दी जाएगा तो दिया क्या जाएगा, ये एक पते की बात है। खैर इसकी यूनिट लिखते हैं 9 into 10⁻9, और इसकी यूनिट क्या है, देखो बड़ा सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल है। अगर एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कूलम की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये k की फिक्स वैल्यू है, इसको आप याद रखेंगे। दिस इज कूलम्स लॉ, ये सारे का सारा कूलम्स लॉ है। ओके, फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी मीडियम में आपको एप्सिलॉन की बजाय एक और टर्म है, उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, और वो टर्म कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो मैं यहां पर इसको क्लियर कर रहा हूं। मेरे पास जो नया टॉपिक है दैट इज अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, और उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सुनिए। अभी दो फोर्सेस हैं और दोनों मैंने अभी रब नहीं की है, ठीक है, दोनों फोर्सेस वैसे के वैसे ही लिखे हैं, वैक्यूम में भी लिखा हुआ है, फ्री स्पेस में भी लिखा हुआ है, मीडियम में भी लिखा हुआ है, दोनों के दोनों ना, ये वैक्यूम और फ्री स्पेस सेम थिंग है। चलिए मेरे पास नया टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, एक तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर मीडियम, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रिलेटिव टर्म। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर किया जाता है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विच इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नेचर से बड़ा स्टैंडर्ड कोई भी नहीं। मतलब कहने का ये है कि जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी है, मैं सिर्फ इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूं एप्सिलॉन r से। एप्सिलॉन r मींस रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका दूसरा नाम मैं कैपिटल K से रिप्रेजेंट करूंगा। कैपिटल K मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बात ये, और इसका जो फार्मूला आपका बनता है वो फार्मूला मैंने अभी बोला आपको रिलेटिव टर्म है, सो इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी of given medium divided by absolute permittivity of free space oblique vacuum। ओके, यानी कि मेरे पास ये फार्मूला बना एप्सिलॉन r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में जो मीडियम है, उस मीडियम की फ्री स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहा, मीडियम की बात कर रहा हूं, कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में आपको एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत रेयर चांस होगा मिलेगी। अगर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू मिलेगी तो वो मिलेगी आपको रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की k। आपको बोला जाएगा द गिवन मीडियम हैज फलाना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो अगर ऐसी बात है
तो मैं इस चीज को एक और जगह से भी तैयार कर सकता हूं। कैसे, वो भी सुनिए। एक नोट लिखिएगा। क्या नोट है? मेरे पास जो एफ वैक्यूम है और जो एफ मीडियम है, ये दोनों मैंने लिखे हुए हैं। एक इक्वेशन नंबर 4 है और दूसरे वाली इक्वेशन नंबर 5 है। ये दोनों के दोनों मैंने लिखे हैं। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसका रेशियो लूं, एफ वैक्यूम मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय, ये तो एफ वैक्यूम हो गया, इसको रब कर देते हैं। ओके, और एफ मीडियम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 divided by R square. Now we see that everything goes and we have the result epsilon upon epsilon naught, and this result both are same, दोनों एक ही है। इसका मतलब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन मिल गई। This is equal to epsilon r and this is equal to k। तो अभी आपके पास दो डेफिनेशन हो गई। पहले तो दिस इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय, ठीक है, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द सेकंड वन इज दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस, दोज आर प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन फ्री स्पेस, टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम। डिस्टेंस भी नहीं बदले भैया, चार्जेस भी नहीं बदले, बदला सिर्फ मीडियम है। ये देखो, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन है। तो अगर मैं यहां पर फोर्सेस का रेशियो लूं तो मेरे पास F यहां पर K की वैल्यू मिलती है, मींस F वैक्यूम इज इक्वल टू F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइड बाय K। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू K भी लिख सकते हो। तो फिर अगर ऐसी बात है तो क्या मैं F मीडियम और F वैक्यूम में ये जो रिलेशन बना है, ये जो रेशियो है मैंने आपको बना के दे दिया है, इसको एक और तरह से भी आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। आप एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो यहां पर पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, अगर यहां पर पुट करेंगे तो सेम रेशियो आपका फिर डेवलप हो जाएगा। खैर एक तरीके से याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आपको किसी भी सवाल में एप्सिलॉन की बजाय k मिलेगा, k मिलेगा। अगर आपको k मिलेगा तो उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, ये यहां पर सीधा यूज कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये सारे का सारा कूलम लॉ था। इसमें एक छोटी सी चीज बाकी है, वो करते हैं। और देखिए, मेरे पास कई बार एक सवाल आता है, छोटा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अच्छा है, नॉलेज लेना है ना, तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। क्या है कि आपको यह पूछा जा सकता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ, अभी यूनिट की बात की नहीं ना हमने, कूलम कूलम कर रहे हैं, फलाना इतने कूलम का चार्ज है, और कूलम होता क्या है ये अपने को पता ही नहीं है। कूलम बंदे का नाम है, लेकिन कूलम होता क्या है अपने को पता ही नहीं है। तो देखो, क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट डिफाइन करो भैया। या आपको ये आ सकता है, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। कर देते हैं भैया डिफाइन, बहुत इजी है। आंसर देंगे, छोटा सा है। हम ये मानते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस वो फ्री स्पेस में पड़े हैं। कहां पर पड़े हैं? एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, दोनों फ्री स्पेस में पड़े हैं। ओके, अभी ये Q1 मान लेता हूं, ये Q2 मान लेता हूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। दोनों पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्जेस। एज वी नो फ्रॉम कूलम्स लॉ, हमें पता है कूलम का लॉ क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि ये दो चार्जेस जो फ्री स्पेस में पड़े हैं, इनके अंदर, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रहा है, F वैक्यूम, उसकी वैल्यू मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अभी मैं डंडे नहीं लगा रहा यहाँ पे, मैं मॉड्यूलस नहीं लगा रहा, ओके। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, अंडरस्टूड है भी Q1 और Q2 दोनों चार्जेस है और दोनों को पॉजिटिव ही लिखना है बस, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कुछ, ठीक है ना, जैसे +1 में पढ़ते थे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, एफ एस cos थीटा, तो थीटा 0 डिग्री मानते थे, cos 0 1, एस 1 मीटर मानते थे, एफ 1 न्यूटन मानते थे, तो 1 जूल वर्क आ जाता था, सेम फंडा है। लेकिन यहाँ पर एक कुंडी है बड़ी तगड़ी, वो सुनो। क्या हुआ कि जो एक वैक्यूम है, हमने सपोज किया इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें इसकी वैल्यू नहीं, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, मतलब मैंने ये बोला कि दोनों चार्जेस लाइक हैं, ओके, उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे को याद है भैया 9 × 10⁹ है। ये 1 न्यूटन ना मान लेना, अगर इसको 1 न्यूटन मान लिया तो सारी गड़बड़ हो जानी है। इसको मानेंगे F वैक्यूम इज इक्वल टू, इसको मानेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन, एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन। आप ये भूलोगे मेरे से आगे लिखा, ठीक है, दिस इज द की पॉइंट, ये आपका की पॉइंट है, इसको भूलेंगे, ओके। तो भूलना नहीं है, वैल्यू पुट की, मेरे पास आ गया देयरफॉर 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 9 × 10⁹। अरे इसको काटने के लिए तो इसको 9 × 10⁹ लिखा है, आ रही है ना समझ में, Q × Q डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बढ़ गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सब कुछ कैंसिल। Q इज इक्वल टू ±1 कूलम। चार्ज जो है पॉजिटिव का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है, लेकिन होगा 1 कूलम, ओके। तो डेफिनेशन क्या आई आपकी, ध्यान से सुनो डेफिनेशन। एक कूलम चार्ज, ये चार्ज Q1 को भी Q लिख दिया मैंने, Q2 भी Q लिख दिया। अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल में एक बात है, अगर दो चार्जेस ऐसे बोल लो भी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस दोनों ही पॉजिटिव है, ओके, या दो लाइक चार्जेस, आइडेंटिकल का मतलब है दोनों एक जैसे हैं, ओके। अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर फ्री स्पेस में पड़े हैं, कहां पर पड़े हैं, फ्री स्पेस में, और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बोलो रिपेल कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों लाइक हैं, ओके, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एक कूलम का ये है और एक कूलम का ही ये, ठीक है बेटा, लिख लो। सो 2 point charges are said to have 1 coulomb charge each if they attract, they repel each other with a force of 9 × 10⁹ Newton when both placed in free space at distance 1 मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका आज कूलम लॉ का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीट कर दिया हमने। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, वो आता है इसकी वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म है, वो अपने को ये बताती है कि जो कूलम का फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके।
तो नया टॉपिक हमारा जो कि कूलम के कंसेप्ट का ऐसे बोल लो कि लास्ट टॉपिक है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या कहती है? वेक्टर फॉर्म क्या कहती है आपको? ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। दो चार्जेस दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r से सेपरेट किए हुए हैं। फ्री स्पेस में भी हो सकते हैं, वैक्यूम में हो सकते हैं और किसी मीडियम में भी हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को, हाँ भैया बोलो, अट्रैक्ट करवाएं या रिपेल करवाएं? रिपेल कराते हैं, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो मैं इनको रिपल्शन करवा रहा हूं, तो मेरे पास दो फोर्सेस, Q1 ने Q को धक्का मारा, इधर को फोर्स लगा F12 वेक्टर, Q2 ने Q1 को धक्का मारा, इधर को फोर्स लगा F21 वेक्टर। क्लियर? अभी मैंने दो फोर्स लगा दिए, लेकिन कूलम बोलता है कि फोर्स तो भैया एक ही लगता है, जो कि सेम होता है। तो ये अलग अलग क्यों लिख दिए? एक्चुअली ने क्या है कि जितना फोर्स लगाकर Q1 ने Q2 को धक्का मारा, सेम फोर्स लगा के Q2 ने भी Q1 को धक्का मारा, और दोनों के दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम स्टेशनरी हो जाता है। और सिस्टम जो स्टेशनरी हो जाता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी सिस्टम की स्टडी। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इस फोर्सेस, ये बड़ा और ये बड़ा फोर्सेस है, इनके नाम लिख दूं थोड़े से। सपोज, मान लो, सपोज जो F12 वेक्टर है वो है फोर्स exerted by Q1 on Q। जो F21 वेक्टर है वो है फोर्स exerted by Q2 on Q1। आप इसे उल्टे भी मान सकते हैं, इसको F21 लिख दो, इससे F12 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आ जाओ। तो मैं इनका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। नाउ फ्रॉम कूलम्स लॉ, अब कूलम ने तो एक ही बात बोली, उसके पास तो एक ही फोर्स है, वो बोलता है ये इस पर जितना लगा रहा है उतने ये इसको लगा रहा है। इट मींस मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, यानी कि जो F12 इज इक्वल टू F21, दीज आर मैग्नीट्यूड्स, ध्यान रखिएगा, और इनकी वैल्यू है 1/4 पाई। मान लो फ्री स्पेस में तो एप्सिलॉन नॉट लगा दिए, साथ में लग गया Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, r स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये वाला और ये वाला फोर्स कैसे लिखेंगे? देखो, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, नाउ इन वेक्टर फॉर्म जो मैंने F12 वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर इज इक्वल टू, +1 में एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। जिसने ढंग से पढ़ा है उसको आता होगा। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो ये है पढ़ा मेरे पास F12, और यूनिट वेक्टर मेरे को पता नहीं है, तो पहले यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया R12 कैप। मेरे घर का राज है, R12 भी लिख सकता हूं, R21 भी लिख सकता हूं। ओके, R12 कैप। तो मैंने ये यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, यहां पर भी लिखेंगे। तो मेरे पास आ गया F12 इंटू R12 कैप। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकता हूं यहां पे, तो मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। यहां पर डिफाइन कीजिए, हियर R12 कैप इज यूनिट वेक्टर
जो प्रेजेंट केस है उसमें Q1 से Q2 की तरफ है, तो आप ऐसे ना लिखो, आप ऐसे लिखो along F12 वेक्टर, क्योंकि जिसका यूनिट वेक्टर होता है ना, डायरेक्शन भी उसी वेक्टर वाली होती है दोनों की, ठीक है, सेम डायरेक्शन होती है। तो मेरे पास क्या आ गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर इज इक्वल टू F12 की वैल्यू पुट की मैंने 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर लग गया R12 कैप। ये यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज है जो किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बना सकती है, उससे मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो ये आपकी एक वेक्टर फॉर्म आ गई भैया, इक्वेशन नंबर 2। दूसरी वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, अगर मैंने F21 वेक्टर लिखना है, कौन सा, वो बड़ा फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन में, ये वाला, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन करना है R21 कैप, R21 कैप। मैंने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, तो मेरे पास आया F21, ये तो मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर है R21 कैप। यहां पर भी डिफाइन करना पड़ेगा, हियर R21 कैप इज यूनिट वेक्टर, इधर को along F21 वेक्टर। ओके, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कहां से यूज करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर भी आप लिख लो फ्रॉम 1, एक नंबर इक्वेशन से, यहां पर भी मैं लिख लेता हूं फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन को मैंने यूज किया, तो मेरे पास F21 वेक्टर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1 ओवर, ये वाली वैल्यू 1/4πε0, सेम ही है दोनों, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R21 कैप, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सो दीज आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। कूलम के फोर्स की वेक्टर फॉर्म है ये दोनों की दोनों। अभी ये वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती हैं वो सुनो। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बोल सकते हो इसको, वेक्टर फॉर्म की इंपॉर्टेंस। ये क्या काम आती है, आपको क्या बताती है, ये आपको दो बातें बताती है। दो, देखो कूलम ने हमें ये पहले ही बता दिया कि जो Q1 और Q2 हैं वो एक दूसरे पर बराबर का फोर्स लगाते हैं, लेकिन कूलम ने अभी तक डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया था जब तक हम कूलम लॉ पढ़ रहे थे। ओके, तो मेरे पास ये जो बात है ये ऑलरेडी नोन है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो भैया बराबर है, लेकिन डायरेक्शन की बात अभी तक हुई नहीं। तो डायरेक्शन की बात वेक्टर फॉर्म ने कर दी, और इस वेक्टर फॉर्म में एक खास बात यह है कि R12 कैप जो कि डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है और R21 कैप जो कि डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स तो मैग्नीट्यूड दोनों का वन है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये जिसके यूनिट वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी तो एक दूसरे के अपोजिट होगी ना। इसका मतलब ये है कि पहली इंपॉर्टेंस जो वेक्टर फॉर्म है वो हमें ये बताती है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को के इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस आती है, इट द वेक्टर फॉर्म टेल्स, the vector form tells that F12 vector is equal to minus F21 vector. F12 vector or minus F12 vector means both are equal in magnitude and opposite in direction. The second one, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कूलम लॉ में वेक्टर फॉर्म में निकलती है वो क्या है कि एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, मतलब दिस इज अ जनरल फोर्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और वो सारे के सारे फोर्सेस जो दो बॉडीज को मिलाने या दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, जैसे एक बॉडी ये बॉडी है, ये दो बॉडीज है, इनको मिलाने वाली लाइन ये है, अगर ये कोई भी फोर्स इस लाइन के अलोंग अंदर को या बाहर को लगते हैं, लगते इस लाइन के अलोंग ही हैं,
तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। अब भैया मेरे को ये बताओ कि ये जो फोर्स दो लग रहे हैं, ये दोनों एक लाइन के अलोंग लग रहे हैं ना। अगर एक लाइन के अलोंग लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्स, मतलब कूलम का फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। ओके, सो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ऑल्सो इट इज क्लियर फ्रॉम वेक्टर फॉर्म of Coulomb's law that Coulomb's force is a Coulomb's force is a central force। कूलम का फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। ओके, अगर सेंट्रल फोर्स की कोई डेफिनेशन अलग से लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए, सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस या दो बॉडीज बोल लो, दो डिफरेंट बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्सेस लगते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्सेस। तो इट्स ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। ये सब कुछ कूलम लॉ था। कूलम लॉ के सारे फंडे इस लेक्चर में क्लियर हुए हैं, ठीक है। और इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो होगा इंडक्शन का, कि चार्ज बाय इंडक्शन। जो इंडक्शन है, इंडक्शन से चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ओके, और उसके डिफरेंट कंसेप्ट, अर्थिंग का कंसेप्ट करेंगे। सो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।